नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं स्वदीप कुमार बहुत बहुत स्वागत करता हूँ आप सभी का हमारे अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पे। और ये हमारा अनअकैडमी का यूपीएससी सीएससी हिंदी लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएससी हिंदी इस चैनल के माध्यम से अनअकैडमी जो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं उनकी तैयारी कराती है यूपीएससी के लिए। और इस पे मैं रोजाना सुबह 10:30 बजे से 10:30 AM से पढ़ाता हूँ आप लोगों को इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स और कुछ करंट की क्लासेज। अनअकैडमी इंडिया का लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म है। इसका सब्सक्रिप्शन लेकर के आप घर बैठे ऑनलाइन तरीके से अपनी तैयारियों को आगे बढ़ा सकते हैं। और इस पे आपको मिलेंगी डेली लाइव क्लासेज, लाइव टेस्ट एंड क्विज, पूरा कोर्स स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में। और जो एक्सेस मिलेगा वो अनलिमिटेड मिलेगा। इसके लिए आपको अपने मोबाइल में अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और अपनी तैयारियों को आगे बढ़ाते रहना है। मैं हूँ स्वदीप, ये है मेरा नाम सुदीप कुमार, ये मेरे बारे में। ये है मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक और ये है मेरे अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक। आप लोग दोनों लिंक को फॉलो कर लेंगे। ये जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है, इस लिंक पे मैं अपने सभी क्लास का पीडीएफ और सभी क्लास के लिंक अपलोड कर दे देता हूँ जो आप लोगों को आसानी से मिल जाएंगे। और डेली न्यूज़पेपर भी मैं इसमें पीडीएफ फॉर्म पे अपलोड करता हूँ। और भी जो आप लोगों की पढ़ाई से संबंधित मैटर है वो सारा कुछ मैं अपने टेलीग्राम पे अपलोड कर देता हूँ। और दूसरा जो अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक, इसे भी फॉलो कर लेंगे। यहाँ पे रोजाना सुबह 3:30 बजे से, अरे सॉरी, आफ्टरनून में 3:30 बजे से अनअकैडमी के ऐप पे होती है क्लास। एक्चुअली क्या है कि आपको अपने मोबाइल पे अनअकैडमी का लर्निंग ऐप डाउनलोड करना है और वहीं पे मेरी प्रोफाइल मिलेगी। इस लिंक के साथ आप फॉलो करेंगे। यहाँ पे मैं पूरे 1 ईयर के करंट की क्लास ले रहा हूँ, करंट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ 1 साल के, जो आप लोग इस बार के 2021 के एग्जाम में फायदेमंद है और आने वाले समय में भी काम देगा। और दूसरा, यहीं पे मैं 5 PM से 5 बजे से एनसीईआरटी हिस्ट्री का टेस्ट ले रहा हूँ, क्लास 6 to 12 का। तो अभी क्लास 6 का चल रहा है, तो आप इसको भी ज्वाइन करिए। ये सब आपके जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 100 से भी ज्यादा टॉप एडुकेटर्स हैं जो मिलेंगे आपको यहाँ पे, जो आपकी तैयारियों में अनअकैडमी पे हर कदम पे मदद करेंगे। और ये अनअकैडमी का अपकमिंग कोर्स, ये सारे शुरू होने वाले कोर्सेज हैं। और ये है सब्सक्रिप्शन प्लान, 2 तरीके का है, प्लस एक आइकॉनिक। प्लस जो है वो जीएस का फाउंडेशन बैच है, फाउंडेशन बैच रेगुलर कोर्स। इस पे आपको डेली लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड प्रैक्टिस और पूरा स्ट्रक्चर शेड्यूल मिलेगा। और जो फाउंडेशन होता है वो मिनिमम 1 साल का होता है। 1 साल का, जिन लोगों को 2 साल के लिए लेना है 2 साल का ले लेंगे, जिनको 3 साल के लिए लेना है 3 साल के ले लेंगे। इसका अभी क्या प्रोसेस है, जिन लोगों को 2022 में यूपीएससी का एग्जाम देना है वो लोग 1 साल का फाउंडेशन लेंगे और उसकी फीस होगी 49,500 रुपए। लेकिन जब भी आप सब्सक्रिप्शन लेंगे तो वहां पे आपसे एक रेफरल कोड मांगेगा। तो ये है वो कोड, ये है मेरा कोड स्वदीप SWADEEP। यही वो है वो कोड। इस कोड को आप वहां पे डाल देंगे तो आपको इस फीस में 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। यानी आपकी 1 साल की फीस हो जाएगी 44,550 रुपए। वहीं आप 2 साल के लिए लेंगे, ये उनके लिए है जिनको 2023 में एग्जाम देना है यूपीएससी का, तो उनके लिए बहुत ही बेहतरीन है 2 साल का फाउंडेशन। उसकी फीस है 72,000, कोड के इस्तेमाल के बाद 10% डिस्काउंट 64,800। और ये है 3 साल का, 3 साल का उनके लिए जो अभी 12th में है या अभी अभी 12th पास आउट हुए हैं, ग्रेजुएशन फर्स्ट ईयर में है, उनके लिए ये है 90,000। और इसमें भी कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट मिलेगा और फीस हो जाएगी 81,000 रुपए। दूसरा है आइकॉनिक। आइकॉनिक में क्या है कि ये पूरा प्लस कोर्स वाली ये सारी चीजें तो मिलेंगी ही मिलेंगी। और इसमें कुछ एडिशनल फीचर्स हैं, जैसे आपको एक पर्सनल कोच मिलेंगे, डेली मेंस क्वेश्चन आंसर राइटिंग प्रैक्टिस होगा, पूरे स्टडी प्लान के साथ तैयारी होगी और पर्सनल फीडबैक भी मिलेगा। ये भी आपका 1 साल, 2 साल और 3 साल के लिए है। 12 महीने का आपका होगा 69,500, 24 महीने 2 साल के लिए 1,07,000 और 3 साल के लिए 1,41,000। ठीक है, तो इस पे भी आपको इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो 10% डिस्काउंट में मिलेगा। तो 1 ईयर के लिए हो जाएगा आपका 62,550 रुपए में, 2 साल का हो जाएगा 96,300 रुपए में और 3 साल का हो जाएगा 1,26,900 में। वो था जीएस। और ये है ऑप्शनल का सब्सक्रिप्शन। आप यहाँ पे ऑप्शनल के बारे में जान सकते हैं। ऑप्शनल आप 6 महीने का लेंगे, 1 साल का लेंगे, 2 साल का लेंगे और 3 साल का लेंगे, क्योंकि 1 महीने में तो ऑप्शनल कंप्लीट होने वाला नहीं है। तो 6 महीने की फीस है 22,500, 1 साल का 27,500, 2 साल का 40,000, 3 साल का 50,000। ऑप्शनल की फीस पर भी आप इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको 10% का डिस्काउंट जरूर में मिलेगा। यानी आपकी 6 महीने की फीस हो गई 20,250, 12 महीने की फीस हो गई 24,750 और 2 साल की फीस हो गई 36,000 और 3 साल की फीस हो गई 45,000 रुपए। तो ये सारी चीजें हैं। और आप लोगों को 2021, 22 और 23 के लिए 11 तारीख से अनअकैडमी ने नया बैच शुरू किया है, 11 जनवरी से। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करें। जैसे 11 जनवरी से शुरू हुआ है 6 महीने के लिए अभी एक बैच प्रीलिम्स का, जिन लोगों को 2021 में एग्जाम देना है उनके लिए आपका इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल में अवेलेबल है।
एक साल के लिए भी हुआ है, यानी 2022 के लिए फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है, जिनको एक साल बाद एग्जाम देना है 11 जनवरी से। भी आपका इंग्लिश, हिंदी और बाइलिंगुअल है। 2 साल का भी फाउंडेशन बैच शुरू हुआ है 2023 के लिए ये भी। और आपका एनसीईआरटी के बैचेज हैं जो यूपीएससी सीएससी प्रीलिम्स में काम आएंगे। ये भी आपका बाइलिंगुअल, हिंदी इंग्लिश सब में अवेलेबल है। आप इसको जरूर आप अपनी सुविधा के अनुसार ज्वाइन करें, और कोड का ध्यान रखेंगे, कोड का इस्तेमाल आप लोग करेंगे स्वदीप SWADEEP, तो आपको फीस में 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और मान लीजिए तो हमने अलग अलग जीएस और ऑप्शनल का देखा था, लेकिन अगर आप मान लीजिए जीएस और ऑप्शनल का कॉम्बो साथ में एडमिशन ले लेते हैं, जैसे जीएस का आइकॉनिक लेते हैं और ऑप्शनल लेते हैं, ये भी 1 साल 2 साल और 3 साल के लिए। 1 साल की फीस है 88,705, 2 साल का फीस है 31,510, 3 साल का फीस है 61,220। तो इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो आपको इन सारे फीस में 10% का डिस्काउंट मिलेगा। और जीएस का प्लस कोर्स और ऑप्शनल अगर साथ में लेते हैं, ये भी आपका 1 साल 2 साल और 3 साल का है। 1 साल का 70,103, 2 साल का 99,680, 3 साल का 21,200। और इस कोड का इस्तेमाल करेंगे तो इसमें भी आपको 10% का डिस्काउंट जरूर मिलेगा। और अभी आने वाले समय में आइकॉनिक की प्राइस भी हाइक होने वाली है, कुछ अपग्रेड हुए हैं आइकॉनिक के फीचर्स, जैसे ये 4-5 चीजें इसमें जुड़ी हैं। पर्सनल कोर्स तो थे ही, बाकी कुछ एडिशनल है, तो आपको आइकॉनिक जिनको लेना हो जरूर जल्द से जल्द ले लें। तो चलिए आज का हम लोग टॉपिक शुरू करते हैं। आज मैं आप लोगों के लिए क्या क्या लेकर के आया हूँ 10:30 बजे से, ध्यान से देखिए। हम लोग डेली न्यूज और इंपॉर्टेंट एडिटोरियल्स में आज क्या पढ़ेंगे। आज हमारा पहला टॉपिक होगा, हम लोग जानेंगे जगन्नाथ मंदिर के बारे में, क्यों चर्चा में है अभी। दूसरा टॉपिक पढ़ेंगे विश्व हिंदी दिवस के बारे में। तीसरा पढ़ेंगे भारत का पहला फायर पार्क। चौथा टॉपिक होगा जम्मू कश्मीर में भारी बारिश पर एक प्राकृतिक आपदा। पांचवा हम लोग पढ़ेंगे अपने संविधान को जाने अभियान। छठा टॉपिक है डीआरडीओ द्वारा भारतीय सेना को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए विकसित किए गए उत्पाद के बारे में, जानेंगे कि डीआरडीओ ने ऐसा क्या नया बनाया है जो भारतीय सेना को अत्यधिक ठंड से बचाएगा उधर बॉर्डर पे। और सातवां हम लोग, या जम्मू कश्मीर वगैरह में जो बॉर्डर से जहाँ पे ज्यादा ठंड पड़ती है। सातवां हम लोग पढ़ेंगे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में, एनजीटी की चर्चा में आई है। आठवां पढ़ेंगे सैंड बोआ, एक तरीके का सांप है, सांप की प्रजाति है सैंड बोआ, इसका अवैध व्यापार होता है इसके बारे में। और 9वां टॉपिक हम लोग देखेंगे भारत नेपाल संबंध के बारे में। तो आज हम लोग इस टॉपिक पे डिस्कस करेंगे, एक एक करके क्या क्या चीजें हैं हम लोग ध्यान से पढ़ते हुए चलते हैं। क्या कह रहा है, ध्यान से देखते हुए चलें। आज का हमारा पहला टॉपिक है जगन्नाथ मंदिर, ठीक है। जगन्नाथ टेम्पल के बारे में जानेंगे, क्यों चर्चा में है, क्या, ध्यान से देखिए। कह रहा है कि हाल ही में श्री जगन्नाथ मंदिर प्रशासन यानी SJTA, ठीक है, श्री जगन्नाथ टेम्पल एसोसिएशन ने घोषणा की है कि 21 जनवरी से पुरी के मंदिर में प्रवेश के लिए भक्तों को अपनी कोविड-19 की नकारात्मक रिपोर्ट दिखाने की आवश्यकता नहीं होगी। अब क्या है कि इस मंदिर में प्रवेश होता था कोविड-19 का रिपोर्ट दिखा करके, जो लोग को कोविड पॉजिटिव नहीं होते थे उन्हीं की इसमें एंट्री होती थी। जब से मंदिर खुला है, लेकिन क्या है कि अब जो मंदिर का प्रशासन है उसने ये घोषणा की है कि अब 21 जनवरी से, ठीक है, 21 जनवरी से इस मंदिर में प्रवेश के लिए अब कोविड की रिपोर्ट लाने की जरूरत नहीं है। वर्तमान में मंदिर में प्रवेश करने वाले भक्तों को कोविड-19 की नकारात्मक रिपोर्ट दिखानी होती है, वर्तमान में भी दिखानी होती है, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी 21 जनवरी से। और महामारी के मद्देनजर 9 माह तक बंद रहने के बाद यह मंदिर 3 जनवरी से जनता के लिए दोबारा खोल दिया गया है, ठीक है, दोबारा खोला गया है। और 21 जनवरी से इस पे कोविड निगेटिव की रिपोर्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, आम जनता जा सकती है। माना जाता है कि इस मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव के द्वारा किया गया था। यह मंदिर जो जगन्नाथ मंदिर है, इसका निर्माण कब हुआ था, 12वीं शताब्दी में, और पूर्वी गंग राजवंश के राजा अनंत वर्मन चोटगंग देव के द्वारा। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है, जहां हिंदू मान्यताओं के अनुसार पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति के कारण मृत्यु के देवता यम की शक्ति समाप्त हो गई है, ठीक है। जगन्नाथपुरी मंदिर को यमनिका तीर्थ भी कहा जाता है कि यहाँ पे हिंदू मान्यताओं के अनुसार क्या है कि पुरी में भगवान जगन्नाथ की उपस्थिति होती है यहाँ पे, तो जो मृत्यु के देवता यम है वहां पे पुरी में उनकी शक्ति काम नहीं करती, वहां पे समाप्त हो गई है। और जगन्नाथ मंदिर को सप्त पैगोडा भी कहा जाता है, और यह 4 धाम तीर्थ यात्राओं बद्रीनाथ, द्वारका, पुरी
और रामेश्वर में जो 4 धाम है उनका एक हिस्सा है ये पुरी, जगन्नाथपुरी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और मंदिर के 4 यानी पूर्व में सिंह द्वार है, दक्षिण में अश्व द्वार है, पश्चिम में व्याघ्रा द्वार है और उत्तर में हस्ती द्वार है। मतलब मंदिर के 4 प्रमुख द्वार हैं और प्रत्येक द्वार पर नक्काशी की गई है। जैसे यहाँ पे द्वार देख रहे हैं ना, ये नक्काशी इस मंदिर के 4 प्रमुख द्वार है। और प्रवेश द्वार के सामने अरुणा स्तंभ तथा सूर्य स्तंभ स्थित है। आप ये देख रहे होंगे, यह सूर्य स्तंभ और यह अरुणा स्तंभ इस प्रवेश द्वार के सामने स्थित है, तो ध्यान में रखेंगे। और जो मूल रूप से कोणार्क के सूर्य मंदिर में था उसी टाइप का। ये सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे जगन्नाथपुरी के बारे में। अगला हमारा टॉपिक है विश्व हिंदी दिवस। क्या है, कल क्लास नहीं हो पाई थी इसलिए 1-2 टॉपिक कल के भी होंगे। विश्व हिंदी दिवस क्या कह रहा है कि प्रति वर्ष 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है भारत में नहीं, पूरे विश्व में। ये ध्यान में रखेंगे, विश्व हिंदी दिवस है और प्रत्येक वर्ष 10 जनवरी को मनाया जाता है पूरे विश्व में। और इस दिवस के आयोजन का प्राथमिक उद्देश्य विश्व भर में हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए उपयुक्त वातावरण तैयार करना और हिंदी को अंतर्राष्ट्रीय भाषा के रूप में स्थापित करना है। और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी 1975 को नागपुर में आयोजित पहले विश्व हिंदू सम्मेलन की वर्षगांठ को चिन्हित करता है। और इस सम्मेलन का उद्घाटन तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने उस समय पे किया था। ठीक है, अपने समय में, तो ये ध्यान में रखेंगे। और पहली बार विश्व हिंदू दिवस वर्ष 2006 में आयोजित किया गया, जिसकी शुरुआत पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के द्वारा की गई। और भारत में एक बड़ा वर्ग हिंदी को अपनी मातृभाषा मानता है। और भारत के अलावा पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, न्यूजीलैंड, संयुक्त अरब अमीरात, युगांडा, गुयाना, सूरीनाम, त्रिनिदाद, मॉरिशस, दक्षिण अफ्रीका सहित कई अन्य देशों में भी हिंदी भाषा बोलने वाले लोग पाए गए हैं। और गौरतलब है कि 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस और 14 सितंबर को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है। और महात्मा गांधी का इसके बारे में कथन है कि हिंदी भाषा का प्रश्न स्वराज का प्रश्न है। ठीक है, ध्यान में रखेंगे विश्व हिंदी दिवस के बारे में। अगला टॉपिक है हमारा, भारत का पहला फायर पार्क बनाया गया है। कहां, ध्यान से देखिए कि हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री ने राज्य में अपनी तरह के पहले फायर पार्क का उद्घाटन किया है, जिसका उद्देश्य आम लोगों के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना है। ठीक है, आम लोगों के बीच अग्नि सुरक्षा से संबंधित उपायों पर जागरूकता पैदा करना ये पहले तरीके का है अग्नि सुरक्षा के लिए फायर पार्क। ध्यान से देखिए। और भुवनेश्वर में उड़ीसा फायर एंड डिजास्टर अकादमी परिसर में स्थित फायर पार्क प्रत्येक शनिवार को दोपहर 3:30 से शाम 5:30 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। ठीक है, ये प्रत्येक शनिवार को खुलेगा 3:30 से 5:30 तक आम जनता के लिए। भुवनेश्वर में बना है उड़ीसा के। और अपनी तरह का यह पहला फायर पार्क आम लोगों, विशेषकर विद्यालय और विश्वविद्यालय के छात्रों के बीच बुनियादी अग्नि सुरक्षा उपायों के बारे में जागरूकता पैदा करने में सहायक होगा। और इस फायर पार्क में प्राथमिक चिकित्सा, अग्निशमन उपकरणों के उपयोग संबंधी प्रदर्शन, बचाव और आपदा प्रबंधन पर डेमो और अग्नि सुरक्षा से संबंधित फिल्मों की स्क्रीनिंग आदि की गतिविधियां भी की जाएंगी। इस पार्क में अग्नि से बचने के लिए सारे उपाय, अग्निशमन उपकरणों का प्रयोग कैसे होगा, प्राथमिक चिकित्सा कैसे होगी, बचाव कैसे होगा, या कोई इस टाइप का डिजास्टर आ गया तो उससे संबंधित सारे उपायों के बारे में इस पार्क में बताया जाएगा। अगला हमारा जो टॉपिक है कि जम्मू कश्मीर में क्या कह रहा है, जम्मू कश्मीर में भारी बर्फबारी हुई है और एक प्राकृतिक आपदा इसको कहा गया। क्या कह रहा है, ध्यान से पढ़ें, इंपॉर्टेंट है। यही बर्फबारी होने की वजह से ठंड बढ़ गया है। और केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर में बर्फ से ढके इलाकों और बर्फबारी से प्रभावित लोगों को राहत सामग्री पहुंचाने के कार्य में तेजी लाने के लिए प्रदेश के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष HDRF के मानदंडों के तहत भारी बर्फबारी को राज्य के लिए प्राकृतिक आपदा घोषित किया है। उस राज्य के लिए प्राकृतिक आपदा घोषित कर दिया गया है। इससे पूर्व भारी बर्फबारी राज्य आपदा प्रतिक्रिया कोष HDRF के मानदंडों के तहत प्राकृतिक आपदाओं की सूची में शामिल नहीं थी और इसकी वजह से भारी बर्फबारी के कारण हुए नुकसान के लिए राहत और अन्य सामग्री का वितरण करना आपदा प्रबंधन अधिकारियों हेतु संभव नहीं होता था। और इस निर्णय के कारण अब भारी बर्फबारी वाले इलाकों में
राहत कार्य में तेजी लाई जा सकेगी, ताकि बर्फबारी वाले इलाकों में लोगों को मदद भी पहुंचाई जा सके। तो ये वहां पे किया जा रहा है, तो इंपॉर्टेंट, ध्यान में रखेंगे। अगला जो टॉपिक है वो है अपने संविधान को जाने अभियान। एक चलाया जा रहा है कि अपने संविधान को जाने अभियान। क्या है इस अभियान के तहत? देखिए, कि केंद्र सरकार ने जल्द ही देश भर के स्कूलों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में अपने संविधान को जाने के नाम से एक अभियान आयोजित करेगी। अभी सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करेगी, देश के जितने स्कूल हैं, कॉलेज है या यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पे एक अभियान शुरू करेगी जिसका नाम है अपने संविधान को जाने। और जो हमारा भारत का संविधान है, प्रत्येक नागरिक को संविधान के बारे में जानना चाहिए, और इस संविधान की शिक्षा जो स्कूल, कॉलेज और विश्वविद्यालयों में की जा रही है, बहुत ही अच्छी पहल है। आगे देखिए, इस अभियान का उद्देश्य है कि देश के युवाओं को संविधान के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूक करना, कि हमारे संविधान में क्या क्या बातें हैं, देश के युवाओं को इसके बारे में जानना चाहिए। और इस संबंध में घोषणा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने कहा कि यद्यपि भारत के अधिकांश लोग संविधान में दिए गए अधिकारों के बारे में जागरूक हैं, किंतु वे अपने कर्तव्यों के बारे में नहीं जानते हैं। संविधान में जो अधिकार है वो तो पता है, लेकिन जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो कर्तव्य है, उनको लोग नहीं जानते हैं। और इस अभियान के तहत लोगों को उनके कर्तव्यों के बारे में भी जागरूक किया जाएगा, जिससे देश का संविधान और भी अधिक मजबूत होगा। बहुत ही अच्छा पहला, ये ध्यान में रखेंगे। अगला जो ये आर्टिकल है क्या कह रहा है, इसमें देखिए कि डीआरडीओ के द्वारा भारतीय सेना को अत्यधिक ठंड से बचाने के लिए विकसित किए गए उत्पाद के बारे में। क्या कह रहा है इस उत्पाद के बारे में, ध्यान से पढ़ें। डीआरडीओ के द्वारा विकसित किया गया भारतीय सेना को ठंड से बचाने के लिए, कि चीन के साथ सीमा संघर्ष की स्थितियों से निपटने के लिए पूर्वी लद्दाख में तैनात 50,000 से अधिक भारतीय सैनिकों को अत्यधिक ठंड का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ ने पूर्वी लद्दाख और सियाचिन जैसे ठंडे सीमा क्षेत्रों में तैनात सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए कई उत्पादों का विकास भी किया है। ठीक है, तो इन सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। और इस पे क्या कह रहा है कि सेना को ठंड से बचाने वाले कौन से प्रमुख उपकरण वहां पे किए गए, ये देखिए। एक हिमतापक। क्या है ये हिमतापक, ये देखिए डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई है। ये क्या है वहां पे सेना को ठंड से बचाने के लिए। हिमतापक डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एक प्रकार की अंगीठी है, जिसे बुखारी भी कहा जाता है, और इसे डीआरडीओ की शाखा कार्यकी और संबंध विज्ञान रक्षा संस्थान DIPAS द्वारा विकसित किया गया है। और यह डिवाइस में केरोसिन का ईंधन के रूप में उपयोग किया जाता है। इस डिवाइस में केरोसिन का ईंधन, मिट्टी का तेल, क्योंकि मिट्टी का तेल बर्फ में कभी नहीं जमता, ठंड में वो कभी जम नहीं सकता, चाहे जो भी टेम्परेचर हो, इसीलिए उसमें हिमतापक के रूप में इसमें इस डिवाइस में ईंधन के रूप में केरोसिन का ईंधन, मिट्टी के तेल का उपयोग किया जाएगा, केरोसिन का। और डीआरडीओ ने इसका विकास पूर्वी लद्दाख और सियाचिन जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना के रहने वाली जगह को गर्म करने के लिए किया है। और सेनाओं के आवास स्थान को गर्म रखने वाली यह युक्ति जवानों को ब्लैक स्पॉट और कार्बन मोनोऑक्साइड के जहर से बचाव को भी सुनिश्चित करती है। और यह डिवाइस पर्यावरण हितैषी भी है, और इसके उपयोग से प्रति बुखारी प्रतिवर्ष 1 टन CO2 और 0.3 टन ब्लैक कार्बन को पर्यावरण में जाने से रोका भी जा सकता है। ये सारा पॉइंट इंपॉर्टेंट है। और कौन कौन से उपकरण किया गया है, एक एलोकल क्रीम की इसके बारे में, एलोकल क्रीम ये भी किया गया है। क्या देखिए कि ठंड क्षेत्रों में तैनात सेना के लिए फास्ट ब्राइट एक प्रमुख स्वास्थ्य खतरा है, और फास्ट ब्राइट उंगलियों, विशेषकर पैरों को उंगलियों के नुकसान के लिए जिम्मेदार होता है ठंड की वजह से। और एलोकल क्रीम, एलोवेरा आधारित क्रीम एक ऐसी क्रीम है जिसकी फास्ट ब्राइट के प्रति रोग निरोधकता का ठंड की चोटों की रोकथाम के लिए बर्फीले क्षेत्रों में तैनात सैनिकों पर सफलतापूर्वक इसका अध्ययन भी किया गया है। ये लगाने से उनके हाथ और पैरों की उंगलियों में दिक्कत होती है ठंड से, वो नहीं होगा। और यह अत्यधिक ऊंचाई वाले ठंडे क्षेत्रों में ठंड की चोट को रोकने के साथ साथ बैक्टीरिया के संक्रमण, जलन, अल्सर, घाव, त्वचा की सर्जिकल ड्रेसिंग के लिए भी उपयोगी है।
और एक सोलर स्नो मेल्टर बनाया गया है। ये क्या है कि डीआरडीओ ने बर्फीले सीमा क्षेत्र में जवानों को पीने की पानी की समस्या को दूर करने के लिए एक सोलर स्नो मेल्टर का विकास किया है और यह उपकरण हर 5 घंटे से 7 लीटर पीने का पानी उपलब्ध करने में सक्षम है। हर 5 घंटे में 7 लीटर पानी ये उपलब्ध कर देगा पीने के लिए और इसकी मदद से शून्य से कम तापमान वाले इलाकों में भी सेना के जवानों को पीने का पानी उपलब्ध कराया जा सकता है और यह उपकरण बर्फ से पानी बनाने के लिए सौर ऊर्जा का उपयोग करता है। तो ये सारे पॉइंट ध्यान में रखेंगे। और दूसरा है फ्लेक्सिबल वाटर बोतल भी बनाया गया है डीआरडीओ द्वारा। क्या डीआरडीओ ने एक फ्लेक्सिबल वाटर बोतल भी विकसित की है जिसमें पानी को शुद्ध करने के लिए फिल्टर भी लगाया गया है जिसे उपयोग न होने पर अलग भी किया जा सकता है और यह बोतल -50 से 100 डिग्री तक के तापमान का सामना कर सकती है। ये ध्यान में रखेंगे। इसके अंदर पानी जमता नहीं है इसलिए ठंडे क्षेत्रों में सेना के लिए पीने के लिए उपलब्धता बनाए रखने में अत्यधिक महत्वपूर्ण है। अगला जो हमारा आर्टिकल है वो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल के बारे में। इसके बारे में देखेंगे क्या कह रहा है एनजीटी के बारे में, क्यों चर्चा में, ध्यान से देखिए कि हाल ही में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एनजीटी ने कहा है कि राज्य कानून से ऊपर नहीं है, स्टेट इज नॉट एबव द लॉ। किसने कहा? एनजीटी ने। क्यों कहा? देखिए, देखते हुए चले क्यों कहा गया ऐसा कि तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में मछली लैंडिंग सेंटर के निर्माण में एक संयुक्त समिति ने उल्लंघन पाया है। ज्वाइंट कमेटी ने तमिलनाडु के थूथुकुडी जिले में, और संयुक्त समिति ने एनजीटी को प्रस्तुत रिपोर्ट में कहा है कि थूथुकुडी जिले में मत्स्य विभाग के एक मछली लैंडिंग केंद्र के निर्माण में तटीय विनियमन क्षेत्र CRZ कोस्टल रेगुलेशन जोन अधिसूचना 2001 के नियमों का उल्लंघन हुआ है और इसके निर्माण में आवश्यक मंजूरी नहीं ली गई है मत्स्य विभाग के मछली लैंडिंग केंद्र के लिए। तो आगे देखिए, और इस पर नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की दक्षिणी बेंच ने कहा कि राज्य कानून से ऊपर नहीं है। यदि इसके द्वारा कार्यान्वित किसी परियोजना में उल्लंघन होते हैं तो क्या है, अगर राज्यों में कोई भी इस तरीके की परियोजना का उल्लंघन होता है तो ध्यान में रखना होगा कि राज्य जो है वो कानून से ऊपर नहीं है, उसको इस बात का हमेशा ध्यान रखना होगा। अब एनजीटी के बारे में देख लीजिए क्या है। राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण अधिनियम 2010 द्वारा भारत में एक राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण यानी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई थी और यह एक विशेष पर्यावरण अदालत है जो पर्यावरण संरक्षण और वनों का संरक्षण संबंधी मामलों की सुनवाई करती है। और अधिकरण की प्रधान पीठ नई दिल्ली में, इसका जो मुख्यालय एनजीटी का वो है नई दिल्ली में, और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई में इसके 4 पीठें हैं, इसके ब्रांच हैं। और इसमें पूर्णकालिक अध्यक्ष के रूप में भारत के सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश तथा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, न्यायिक सदस्य और विशेषज्ञ सदस्य होते हैं और प्रत्येक श्रेणी में निर्धारित न्यायिक और विशेषज्ञ सदस्यों की न्यूनतम संख्या 10 और अधिकतम संख्या 20 होती है। ये ध्यान में रखेंगे। और जो तटीय विनियमन क्षेत्र है CRZ जो अभी हमने पढ़ा, ये क्या है, ये देखिए कि भारत के तटीय क्षेत्रों के संरक्षण एवं सुरक्षा हेतु पर्यावरण वन एवं मंत्रालय द्वारा तटीय विनियमन क्षेत्र अधिसूचना को जारी किया जाता है। इसमें क्या होता है, अच्छा वो किया गया है। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सैंड बोआ का अवैध व्यापार। सैंड बोआ एक सांप की प्रजाति है, आप इमेज में देख रहे होंगे ये सांप, इस सांप को आप लोग देखे होंगे, ये लगभग हर जगह पाया जाता है। ये 2 मुंहा सांप होता है, एक इसका मुंह इधर है और बाद में इसका मुंह इधर भी होता है। ये तकरीबन 6 महीने के दरमियान ये इस साइड, एक साइड का मुंह ओपन होता है, एक साइड का बंद होता है, ठीक है। इसका अवैध व्यापार होता है, बहुतायत मात्रा में होता है, इसलिए चर्चा में। क्या, ये देखिए, हाल ही में एक अध्ययन में पाया गया कि भारत में पिछले कुछ दिनों से सैंड बोआ का अवैध व्यापार काफी बढ़ा हुआ है। किसका? सैंड बोआ का। विशेषज्ञों का कहना है कि भारत में पिछले कुछ दिनों से सैंड बोआ का अवैध व्यापार काफी बढ़ गया है। इससे इस दुर्लभ सांप के विलुप्ति का खतरा भी बढ़ गया है। और विशेषज्ञों का यह भी कहना है कि भारत में अवैध वन्य जीवों के व्यापार पर प्रतिबंध के बावजूद आंध्र प्रदेश सहित देश के कई हिस्सों में दुर्लभ जीवों का भूमिगत कारोबार बेरोक टोक जारी है, जिससे जैव विविधता को सबसे ज्यादा खतरा है।
सैंड बोआ के बारे में देखिए, जो सांप होता है इसके बारे में। सैंड बोआ एक दुर्लभ सांप है। इसे भारत में इसे रेड सैंड बोआ सांप भी कहा जाता है और यह सांप भारत के कुछ भागों को छोड़कर लगभग हर जगह पाया जाता है। भारत में स्थानीय स्तर पर सैंड बोआ को दो मुंह वाला सांप भी कहते हैं, टू हेडेड स्नेक। वैसे इसका वैज्ञानिक नाम एरिक्स जॉनी है। इसका वैज्ञानिक नाम क्या है? एरिक्स जॉनी। बड़ा ही स्टाइलिश नाम है, देखिए। और अंतरराष्ट्रीय बाजार में सैंड बोआ की कीमत काफी ज्यादा है, इसलिए इसका अवैध व्यापार भी होता है। सॉरी। और इस सांप का उपयोग कई प्रकार की दवाओं व सौंदर्य प्रसाधनों के निर्माण में किया जाता है और इसके अतिरिक्त कुछ लोगों का कहना है कि सैंड बोआ को जादू टोने हेतु भी उपयोग किया जाता है। इसी वजह से इसका अवैध व्यापार होता है, दवाओं में, सौंदर्य प्रसाधन में और जादू टोना वगैरह में। और अन्य सांपों की तरह सैंड बोआ भी मांसाहारी होते हैं। ये अधिकतर चूहे, छिपकली, मेढक, खरगोश आदि को अपना शिकार बनाते हैं। सैंड बोआ के संरक्षण के बारे में देखिए क्या कह रहा है कि भारत में सैंड बोआ को वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के तहत संरक्षण प्राप्त है और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची 4 के तहत सैंड बोआ सूचीबद्ध है। इस अधिनियम के तहत सैंड बोआ को पकड़ना या इसका व्यापार करना कानूनी तौर पर अपराध है, अनुसूची 4 के तहत। और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सैंड बोआ साइट्स की परिशिष्ट सेकंड के तहत संरक्षित है। ठीक है। और वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972, इसके बारे में पढ़ लीजिए। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 क्या है, इसके बारे में कि इसे भारतीय संसद ने वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए 1972 में पारित किया। इस अधिनियम का मकसद वन्य जीवों के अवैध शिकार, मांस और खाल के व्यापार पर रोक लगाना है। 2003 में इस अधिनियम में संशोधन किया गया था। और साइट्स के बारे में पढ़ लीजिए क्या है साइट्स, मैंने पढ़ाया भी था कि वन्य जीव वनस्पतियों के लुप्त प्राय प्रजातियों हेतु अंतरराष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन सिटीज विभिन्न क्षेत्रों में के बीच एक बहुपक्षीय संधि या समझौता है। तो क्या है साइट्स? समझौता। और इसके माध्यम से वन्य जीवों और वनस्पतियों की संकटापन्न प्रजातियों के अवैध व्यापार पर रोक भी लगाई जाती है। और यह बहुपक्षीय संधि 1 जुलाई 1975 से लागू है। वर्तमान में साइट्स के 183 सदस्य देश हैं और भारत भी साइट्स का सदस्य देश है। सारे पॉइंट को ध्यान में रखेंगे। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है कि भारत और जो नेपाल का संबंध है, इस संबंध, भारत नेपाल संबंध अभी चर्चा में आया है। क्यों आया है, दोबारा पॉइंट पॉइंट देखते हुए चलेंगे। क्या कह रहा है भारत और नेपाल के संबंध के बारे में? ठीक है, कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री ने कहा है कि नेपाल भारत के साथ समानता पर आधारित दोस्ती चाहता है। किस पर? समानता पर आधारित। तो क्या क्या बातें हैं, ध्यान से देखिए कि हाल ही में नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाली संसद के ऊपरी सदन को संबोधित करते हुए कहा कि नेपाल भारत के साथ समानता पर आधारित दोस्ती चाहता है। और उन्होंने कहा कि विदेश मंत्री प्रदीप कुमार ग्यालवी 24 जनवरी को सीमा से जुड़े विवाद और कई अन्य मुद्दों पर चर्चा करने के लिए भारत का दौरा भी करेंगे। और उन्होंने कहा कि नेपाल के अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के क्षेत्र में काफी प्रगति की है। नेपाल ने अंतर्राष्ट्रीय संबंधों में काफी प्रगति की है, भारत के साथ समानता के आधार पर दोस्ती चाहता है। और 14 जनवरी को जो नेपाल के विदेश मंत्री हैं प्रदीप कुमार ग्यावली, ये भारत की यात्रा पर भी आएंगे। और क्या क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए कि नेपाल भारत का वास्तविक दोस्त बनना चाहता है। नेपाल भारत के साथ एक समानता आधारित मित्रता चाहता है, बराबरी का, तथा नेपाल भारत संबंधों को एक नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है। हालांकि प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने नेपाली संसद के ऊपरी सदन को संबोधित करने के दौरान भारत के साथ सीमा विवाद के मुद्दे का भी जिक्र किया है। क्या क्या, आगे भी देखेंगे। उन्होंने कहा कि उनका देश नेपाल, भारत और चीन की सीमा पर स्थित 370 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में स्थित लिपुलेख, कालापानी और लियम्पाधुरा क्षेत्र को वापस लेने के लिए प्रतिबद्ध है। ठीक है, जो नेपाल का क्षेत्र है, उनका देश जो है, जो उस एरिया में है। और प्रधानमंत्री ओली का कहना है कि पिछले 58 वर्षों से भारत के कब्जे में रहा उक्त क्षेत्र नेपाल का है, क्योंकि इससे पहले के 146 वर्षों में यह क्षेत्र नेपाल के कब्जे में था। लिपुलेख, कालापानी वाला जो एरिया है। आगे देखिए। अब भारत नेपाल संबंध की पृष्ठभूमि को देखिए क्या कह रहा है।
भारत ने नेपाल संबंध की पृष्ठभूमि कि नेपाल जो है वो भारत का एक ऐसा पड़ोसी देश है जिसके साथ हमारे सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध बहुत ही अच्छे रहे हैं और दोनों देशों के बीच 1850 किलोमीटर से अधिक लंबी सीमा भारत के 5 राज्यों उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, बंगाल और सिक्किम से लगती है और 1950 की भारत नेपाल शांति और मित्रता संधि दोनों देशों के बीच के मजबूत संबंधों को आधार भी प्रदान करती है। 1950 में दोनों की मित्रता की संधि हुई थी और इस संधि के द्वारा ही दोनों देशों के बीच वस्तुओं और लोगों की बिना रोक टोक की आवाजाही सुनिश्चित हो पाती है। रक्षा एवं विदेश मामलों में भी संधि का प्रभाव देखा जा सकता है तथा नेपाल को भारत के से हथियार खरीदने की भी सुविधा प्राप्त हो पाती है और दोनों देशों के बीच आवागमन न सिर्फ आजीविका के लिए होता था बल्कि रोटी बेटी का रिश्ता है, ये भी ध्यान में रखेंगे। अब भारत ने नेपाल संबंध में क्या करे पृष्ठभूमि, नेपाल अपने व्यापार के लिए न सिर्फ कोलकाता बंदरगाह का उपयोग करता है बल्कि भारत द्वारा बड़े निवेश का फायदा भी उठाता है और दोनों देशों के मध्य राजनीतिक संबंध भी ठीक रहे हैं, लेकिन वर्तमान समय में चीन द्वारा किए जाने वाले हस्तक्षेप में इसमें खटास डाल दी है। और ये जो लिपू लेक है, काला पानी या जो लिम्पियाधुरा, इसकी भौगोलिक अवस्थिति महत्व के बारे में देखिए। जो नेपाल कहता है कि भारत इस पे कब्जा किया है, क्या है कि लिपू लेक दर्रा काला पानी के निकट सबसे पश्चिमी क्षेत्र है जिसके जरिए प्राचीन काल से 1962 तक चीन से भारत का व्यापार समेत कैलाश मानसरोवर यात्रा में इस मार्ग का इस्तेमाल होता रहा है और पुनः 1991-92 में लिपू लेक दर्रे को व्यापारिक मार्ग हेतु खोला गया है और लिम्पियाधुरा काला पानी के सुदूर उत्तर पश्चिम में स्थित एक महत्वपूर्ण इलाका है जहां से काली नदी की एक धारा का उद्गम होता है और काली नदी का उद्गम स्थल वाले काला पानी 372 वर्ग किलोमीटर में फैला है और ये बहुत ही एक महत्वपूर्ण सामरिक इलाका भी है। और क्या कह रहा है इसके बारे में कि इसे भारत, चीन और नेपाल का ट्राई जंक्शन भी कहा जाता है और भारत इसे जहां उत्तराखंड के पिथौरागढ़ का हिस्सा मानता है वहीं नेपाल इसे दार्चुला जिले का अपने हिस्सा मानता है। चीन हिमाचल क्षेत्र में प्रभाव बनाने के लिए अंधाधुंध निर्माण कार्य कर रहा है जिससे यहाँ चीनी सेना की पकड़ मजबूत हो गई है और चीन नेपाल के बढ़ते प्रगाढ़ संबंध के बीच चीनी सेना पर नजर रखने एवं सैन्य संतुलन स्थापित करने के लिए क्षेत्र का बड़ा ही रणनीतिक महत्व है, ये ध्यान में रखेंगे। क्या है नेपाल का दृष्टिकोण इस मुद्दे पे क्या कहता है, ये देखिए कि नेपाल सुंगौली समझौते 1816 के तहत काली नदी के पूर्वी क्षेत्र लिम्पियाधुरा, काला पानी और लिपू लेक पर अपना दावा करता है और इसी आधार पर नेपाल भारतीय उपस्थिति को अवैध बताता है। लिपुलेक दर्रे धारचूला लिंक रोड के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुनर्गठन कानून के उपरांत भारत द्वारा जारी नए राजनीतिक नक्शा पर भी नेपाल ने आपत्ति जताई है। ठीक है, तो ये आप देखेंगे ये सब सारी चीजें। और इस पर नेपाल क्या कह रहा है कि गौरतलब है कि 8 मई 2020 को भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लिपुलेक दर्रे को उत्तराखंड के धारचूला से जोड़ने वाली 80 किलोमीटर लंबी रणनीतिक सड़क का उद्घाटन भी किया है और इसके बाद नेपाल ने लिपुलेक, काला पानी और लिम्पियाधुरा को अपना इलाका बताते हुए नया नक्शा जारी कर दिया और जून में नेपाल की संसद ने इस राजनीतिक नक्शे को मंजूरी भी दी है। इसमें भारत ने कहा कि नेपाल ने अपनी सीमा का जो बनावटी क्षेत्र विस्तार किया है उसका कोई आधार नहीं है। ये भारत और नेपाल के बीच में ये एक मुद्दा है। तो क्या है सुंगौली की संधि, ये भी पढ़ लीजिए। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया के बीच 1816 में सुंगौली की संधि हुई थी। नेपाल और ब्रिटिश इंडिया, जब भारत पे ब्रिटिशों का प्रभुत्व था, 1816 में हुई थी। इस संधि के तहत काली या महाकाली नदी के पूरब का इलाका नेपाल का माना गया और इसके अलावा सुंगौली की संधि के तहत ही गंडक नदी को भारत नेपाल के बीच की सीमा माना गया, जहां काली नदी के कई धाराओं के होने एवं इसके अलग अलग उद्गम होने से वहीं दूसरी गंडक नदी की धारा का प्रवाह बदलने से भारत और नेपाल सीमा को लेकर अभी तक विवाद कायम है। तो ये सारा टॉपिक ध्यान में रखेंगे। ये सब आज का टॉपिक था। आज का टॉपिक ये यहीं पे करंट का खत्म होता है। ये मेरा अनअकैडमी का प्रोफाइल लिंक और ये है मेरे टेलीग्राम का प्रोफाइल लिंक, जरूर आप लोग फॉलो कर लेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज्यादा से ज्यादा करिए। अभी 1 PM पे हम लोग यूट्यूब पे मिलेंगे अपने इंडियन पॉलिटी की क्लास में, अपनी पॉलिटी की क्लास में भी मिलेंगे। कल फिर हम लोग 10:30 बजे मिलेंगे 10:30 AM पे अपने अगली क्लास में इसी के। और एक चीज ध्यान में रखेंगे जो मैंने आप लोगों को बताया कि अनअकैडमी ऐप पे
3:30 बजे से मैं पूरे 1 साल के करंट के क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ, और 5 PM से 5 बजे से मैं एनसीईआरटी का टेस्ट शुरू किया हूँ, एनसीईआरटी हिस्ट्री का, जो 6 से लेके 12 तक के एनसीईआरटी का कवर होगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। तो चलिए फिर कल मुलाकात होगी, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।